नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। यह हमारा सीरीज़ है जिसमें मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ और उनको काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को बिना पेन पेपर उठाए अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। और मैं उस क्वेश्चन को उस तरीके से आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कि कैसे एक ट्रेडिशनल मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा आप उनको जल्दी कैसे बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मैं अपने वीडियोज़ में दोनों तरीक़ों से आपको बताता हूँ, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, बिकॉज उसके बाद अगर कोई भी वीडियो मैं ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं होगा। और इस सीरीज के जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हुए हैं, अभी तक मैंने लगभग 5 से 6 वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यह आपका नाव वाला क्वेश्चन है। आपने कभी अगर क्वेश्चन मैथ्स लगाया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मूल इसका होता क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि अगर ये एक नदी है, ठीक है, इसमें अगर मान लो कि पानी का ये सब पानी है, ठीक है, और ये पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और यहाँ पे अगर एक नाव है, ठीक है, और ये नाव भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, या फिर ये नाव एक यहाँ पे है और ये नाव इस डायरेक्शन में बह रही है, यही नाव है, यहाँ जाती है, यहाँ से वापस आ जाती है। और अगर नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो धारा है यानी स्ट्रीम है इसकी गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ हम ये ले लेंगे कि x जो है y से बड़ा है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर x छोटा होगा और फिर धारा के यानी कि जो स्ट्रीम बह रहा है उसके उल्टा वो आने की कोशिश करेगा तो धारा की गति नाव की गति से अगर ज़्यादा हो गई तो वह नाव को बहा ले जाएगी और नाव आगे नहीं जा पाएगा। मतलब ये कि उस धारा में नाव को आगे बढ़ने के लिए धारा की गति से तेज़ गति से आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि देखो अगर यहाँ पे नदी ये नाव है, ठीक है, और नाव ए स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर यानी कि स्ट्रीम के धारा की दिशा में जाती है उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में क्या होता है कि जो इनका स्पीड होता है, ये टोटल स्पीड देखो, जैसे अगर आप पानी के साथ साथ बहोगे तो आप जो तैरते हो उसका स्पीड प्लस जो पानी बह रहा है उसका स्पीड जुड़ जाता है और आपकी गति तेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाव की गति धारा के डायरेक्शन में जो होगी यानी डाउन स्ट्रीम जो होगी उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी वह क्या हो जाएगी x प्लस वाई, जहाँ x नाव की गति है और y धारा की गति है। इसके अपोजिट अगर मान लो कि नाव यहाँ पे है और x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और धारा y किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही है, तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक नदी में घुसे हुए हो और आप नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, तो नदी आपको धक्का देगी उल्टे डायरेक्शन में। और अगर आपको आगे जाना है तो आपको धारा जो बह रहा है उससे तेज़ गति से तैरना पड़ेगा, ठीक है। और उस डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड हो जाएगी वह क्या होगी, आपकी स्पीड माइनस धारा की स्पीड, यानी कि यहाँ पे नाव की गति माइनस धारा की गति कर देंगे तो क्या होगा, इसका अल्टीमेट स्पीड आएगा कि उसी स्पीड से नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और उस डायरेक्शन में क्या होता है, उस डायरेक्शन में जो नाव होती है उसका स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो धारा नाव है वह धारा की विरुद्ध दिशा में शहर x से y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से शहर x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति क्या होगी, ठीक है। तो अगर नाव की औसत गति निकालनी होती है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में भी काम करेगा कि अगर कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाता है, मान लो कि s1 स्पीड से, ठीक है, और यहाँ से बी से ए की ओर आता है
S2 स्पीड से, तो इसका जो औसत स्पीड होगा वह क्या हो जाएगा, एस एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, ये इसका एवरेज स्पीड होता है। एस एवरेज इज इक्वल टू 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, जो जहाँ पे S1 ये वाली स्पीड है और S2 ये वाली स्पीड है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मूल क्वेश्चन पे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको उसको ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब अगर नाव धारा के डायरेक्शन में जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 40। देखो यहाँ से x से y की ओर जाती है और फिर यहाँ से वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, या विरुद्ध में जा रही है, मतलब कि ये वाली स्पीड क्या हो जाएगी, 40 माइनस 10, क्योंकि ऑपोजिट में जा रही है तो धारा उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो इसका जो अप स्ट्रीम यानी कि धारा का विरुद्ध स्पीड हो जाएगा वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। और फिर यहाँ से धारा की दिशा में यहाँ से यानी y से x की ओर आएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी औसत स्पीड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ है कि क्या होता है, एस एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू S1 S2 यानी कि 30 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 30, है ना, जोड़ देते हैं इसको तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 25वें 50, 25 गुणे 3 कितना होगा, तो 75 अपॉन 2, जो कि आंसर आपका बन जाएगा 75/2 करोगे तो 37.5 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप चाहते डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि भाई 40 है और 10 है तो ये 50 हो जाएगा धारा की दिशा में, और ऑपोजिट जाओगे तो 30 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 2 इंटू 40, यहाँ 40 10 50, ठीक है, तो 50 इंटू 30/80 करके इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यही आता। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। P की एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, या फिर मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, या फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी कि कितने भी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चल रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ मैं 50 ले लेता हूँ। तो अगर कोई इंसान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि वह इंसान 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ तक क्लियर है। वो इंसान 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर एक इंसान 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो पहले घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, 50 किलोमीटर, यानी कि पहला हाफ है इसमें वह 50 किलोमीटर 1 घंटे में। अब अगले 2 घंटे में वो 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में अगर वो 70 जाएगा तो 2 घंटे में टोटल दूरी कितना तय किया उसने, 70 इंटू 2 यानी कि 140 किलोमीटर। ये दूरी इसने टोटल तय किया, यानी 50 प्लस 140 कर देंगे तो 190 क्या हो जाएगा, किलोमीटर इसने टोटल दूरी तय किया। ठीक है, और उसको कुल समय कितना लगा, तो टोटल टाइम जो लगता है उसको यहाँ का 1 घंटा प्लस यहाँ का 2 घंटा, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, यहाँ पे वो जा करके वापस नहीं आ रहा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो यहाँ पे एवरेज स्पीड उसका आ जाएगा, जो कि आपका इसको सॉल्व करोगे 3 छक्के 18, ठीक है, 3 छक्के 18, 1 आएगा, उसके बाद 3 3 जा 9 पॉइंट मतलब 3 इसको सॉल्व कर लोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 50 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने % की वृद्धि होती।
काफ़ी आसान सवाल है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, काफ़ी आराम से बताऊंगा मैं। देखो इसमें बोला गया है कि 1200 रुपये में उसने खरीदा, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी उसका कितना है, 1200 रुपये है। ठीक है, उसको 10% का लाभ होता है। मैंने आपको बताया हुआ है अपने परसेंटेज वाले वीडियोस में, अगर आप देखेंगे तो, कि 10% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ हम प्लस का साइन लिखते हैं। तो देखो ये जो नीचे में आता है यह कॉस्ट प्राइस बन जाता है, यानी सीपी होता है। ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट होगा अगर प्लस है तो, और अगर यहाँ माइनस है यानी अगर हानि दिया है तो ये जो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वह क्या होता है, वह आपकी हानि वाली अमाउंट या फिर लाभ वाली अमाउंट यानी प्रॉफिट या फिर लॉस वाली अमाउंट होती है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है यह आपका सीपी हुआ और ये 1 यूनिट जो है इसका लाभ हुआ। तो 10 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 11 जो आएगा इसका क्या होगा, 11 इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। और 10 का मान हमको यहाँ पे दिया गया है कि 10 की वैल्यू कितनी है, 1200 है। अगर 10 की वैल्यू 1200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वह 120। तो यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 11 × 120 अगर कर देंगे, 11 × 120 अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1320। 11 × 120 अगर हम करेंगे 1320 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस आया। अब बोला है इसने कि यदि इस सामान को 1380 रुपये में बेचा जाए, ठीक है, 1380 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट जो है उसमें कितना चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 10% आ गया। अगर 1200 का सामान है 1380 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, तो 1200 का सामान 1380, अंतर कितना आ जाएगा, 1380 माइनस 1200 अगर आप करोगे तो कितना का डिफरेंस आएगा, 081, 180 का डिफरेंस आएगा। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 बटे 1200 गुणे 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 12 से 180 कितने बार में जाएगा, तो ये आपका 15 टाइम यानी कि 15% का प्रॉफिट इसको अगर 1380 रुपये में बेचेंगे तो हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि 1380 रुपये में बेचने पे उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और पहले टाइम यानी कि यहाँ पे इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 10 से यह 15 हो गया है, यानी कि 5% जो हुआ है वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो कमेंट में आप पूछेंगे, मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यह आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन यानी कि स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। बोला है कि 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71, 77 इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब कि मोड। ठीक है, बहुलक मतलब मोड होता है। तो मोड क्या होता है, बेसिकली मोड वह अमाउंट या फिर क्वांटिटी या फिर टर्म होता है जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा टाइम हुआ होता है। तो यहाँ ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन किसका हुआ है, अगर आप देखोगे तो 72 कितने टाइम आया है, 72 सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। 73 आप देखोगे ये 2 बार आया है, चलो यहाँ 2 लिख देते हैं। 74 1 2 बार 74 भी आया है। 75 गिनोगे 1 2 और ये 3 टाइम आया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन 75 का हुआ है। मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वह सी नंबर होगा। यानी कि बहुलक जब भी पूछे तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है वही आपका आंसर होगा, वही आपका मोड होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस थे आपके लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ही आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।